नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम खेत खलिहान में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम खास तौर से बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की और इसके साथ ही जानेंगे अनार की उन्नत खेती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान किस तरह ट्रेनिंग के जरिए कृषि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। इस वर्ष विश्व एक बहुत भयानक बीमारी से गुजर रहा है और इस भयानक बीमारी जो कोविड-19 कोरोना बीमारी है, इससे भारत की भी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हुई और लोग बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हो गए। जो हमारे छोटे उद्योग थे, बड़े उद्योग थे और जो हमारे रोज़मर्रे के काम थे, दैनिक जीवन के काम थे, वो भी हमारे बंद हो गए। और इससे एक भयानक आपदा आ गई कि हम किस तरीके से अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं और हम स्वावलंबी बन पाएं। जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो चूँकि विदेश से आ नहीं सकती, हर पूरा विश्व इससे पीड़ित है। सारे हमारे यातायात के विदेश से आने जाने का सामान बंद हो गया। तो ये माननीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा विज़न रहा कि हम किस तरीके से एक ऐसी योजना में प्रवेश करें कि जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए। जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारे देश में भी उत्पादन हो और हमारे देश में उसी को यूज करें। कम से कम हम दूसरे देशों पर निर्भर रहें। और इसकी शुरुआत उन्होंने मई में 12 मई को उन्होंने अपने एक उद्बोधन में किया शाम 8 बजे कि किस तरीके से हम लोगों को रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उत्पादन शुरू करें, जिससे हमारा गांव से लेकर गरीब से लेकर किसान, मजदूर सभी लोग एक रोजगार से जुड़ें और उत्पादन करें, जिससे उनके हाथ में पैसा भी आए और रोजगार भी मिले। यानी दो तरीके से उन्होंने स्वावलंबन की बात सोची। एक तो आर्थिक स्वावलंबन, लोगों को जो है पैसा हाथ में आए। दूसरा रोजगार स्वावलंबन, यानी दूसरे पर निर्भर न रहे रोजगार के, वो स्वतः ही जहाँ पर हैं, गांव में हैं, से कस्बे में हैं, वहीं पर ही अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। और रोजगार को उन्होंने 2-3 हिस्सों में, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़, एक इतना बड़ा पैकेज, यानी 5वां हिस्सा है हमारे जीडीपी का। तो इतना बड़ा एक पैकेज बनाया जिससे लोग बाग अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। और उद्योग कैसे शुरू करेंगे, उन्होंने सबके लिए रखा। जो मार्जिनल यानी बहुत छोटे, अति सूक्ष्म और मध्यम उद्योग थे, MSME इसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, उन पर उन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया और इनकी परिभाषा भी बदली। जैसे जो अति सूक्ष्म थे उद्योग, उनकी जो लागत थी वो 25 लाख तक थी और उसको बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ तक की लागत कर दिया कि ये भी सूक्ष्म ही उद्योग माने जाएंगे। जो हमारे लघु उद्योग थे, छोटे उद्योग, जो 5 करोड़ तक के लागत के थे, वो उन्होंने 10 कर दिया। ये योजना जो लागू करना है वो करना है राज्यों को। पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से जाएगा, लेकिन ये योजना जो है राज्य लागू करेंगे। अब राज्य 2 तरीके से लागू कर सकते हैं इस योजना को, कि एक तो इस तरीके से करेंगे कि राज्य का एक वेबसाइट होगा, जैसे एक प्रधानमंत्री की भी है, उससे इसमें डिटेल मिल सकती है, pmindia.gov.in। इससे आपको इस आत्मनिर्भर योजना की सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक वेबसाइट खुलेगी, हर स्टेट खुलेगा, तो जिसको ये पैसा चाहिए रोजगार खोलने के लिए वो उसमें अप्लाई कर सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि राज्य सरकारें जो लोगों को चुने
एक योजना के तहत उनको चुनें और उनको रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करें कि आप ये रोजगार कर सकते, तो चुनाव करके भी कर सकते हैं और अपनी तरीके से वो आप नामांकन करा के कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन नामांकन के क्राइटेरिया कहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे, तो उन्होंने गाइडलाइन में जो दिया है आत्मनिर्भर की में कि जैसे जिनका बीपीएल का कार्ड है या जिन पर राशन कार्ड है या जिनका स्वरोजगार योजना में नामांकन है या जिनका जो अकाउंट जनधन योजना में अकाउंट है या जिनको उज्ज्वला योजना में जिनका रोजगार है में वो मिला हुआ है लाभ, या जो गांव की जो मनरेगा में उसमें जो रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि ये लोग जो है होगा। अब उसमें मजदूर होंगे, किसान होंगे, जो छोटे छोटे उद्योग वाले होंगे, जो कुटीर उद्योग करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे कृषि पर आधारित हों या कृषि के प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि प्रोसेसिंग में हमारा बहुत बड़ी संभावना है, जिससे गांव के गरीब किसान, मजदूर, महिला और यूथ एजुकेटेड सब उसमें इन्वॉल्व होंगे और जो हमारा माइग्रेशन हो रहा है बहुत बड़े बड़े शहरों की तरफ अनियंत्रित हो गया है, वो भी रुकेगा और लोगों को गांव में वहीं रोजगार मिलेगा। तो अब जो है उन्होंने दो तरीके के रोजगार लोग बाग इसमें शुरू कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत रोजगार जो अपने स्वरोजगार अपना करेंगे वो करेंगे। दूसरा वो लोग भी रोजगार कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, एफपीओ हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कंपनी एक्ट में भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव एक्ट में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कुछ राज्यों ने इनको शुरू कर दिया है। तो जो हमारी बात जहाँ तक पहुँचे उन लोगों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत जो उद्योग की बजाय आप ग्रुप उद्योग से जुड़ें, क्योंकि व्यक्तिगत उद्योग में जो अभी तक हमारा जो अनुसंधान जो असेसमेंट आता है उसकी ख़त्म होने की दर बहुत तेज़ी से होती है, और जो उद्योग ग्रुप में खोले जाते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, चाहे वो एफपीओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, किसान ग्रुप हो, किसान के ग्रुप हो, उनसे मिल कर के जो कोई उद्योग खोलेंगे तो एक तो उसमें क्या होगा कि नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, उस उद्योग के शुरू होने का समय, बंद होने का समय, उसमें जो कार्य करता है और कानून की तरह काम करेंगे, कानून के अंतर्गत आएंगे। जो हमारे गांव के युवा हैं उनको एक रिस्पेक्टिव जॉब मिलेगा कि हमें लग रहा है कि मैं एक किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, किसी एक संस्था में काम कर रहा हूं, तो वो भी इससे जुड़ेंगे और उनको एक ऐसा लगेगा कि मुझे एक जो मैं काम कर रहा हूं वो एक हमारा सम्मानजनक काम है और बिना उनके पढ़े लिखों के ये काम हो भी नहीं सकता। तो इसमें यह है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती, कोई उद्योग लगाने में अकेला ऐसा नहीं है कि मशीनें ला के लगा दो। जब कोई उद्योग लगाया जाता है तो उस उद्योग में कई आयाम होते हैं। एक तो मशीन होता है, दूसरा मैन होता है, आदमियों को जुटाना है, स्किल लेबर को जुटाना है, तीसरा ये है कि आपको प्लानिंग करना है, तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़े लिखे उसको भी जोड़ना होगा। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग की। आप प्रोडक्शन इज़ वेरी इजी, यानी उत्पादन आसान है, जो उसका विपणन है, मार्केट करना, उसको बेचना वो बहुत कठिन है। तो जब बेचने के लिए इसमें जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, गांव के हैं या कस्बे के हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनको बहुत सारी ई मार्केटिंग है ना। अभी तो किसानों के लिए भी स्टेट की मार्केटिंग भी खुल गई है, लेकिन किसान इतना नहीं समझ पाते। अगर पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो वो मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से सैंपल भेज करके विश्व के क्या, देश के क्या, विश्व के कहीं भी माल को अपने से ऑर्डर ले सकते हैं बेचने के लिए। तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं उसमें। और जो पैसा दिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे कस्बे में या शहर में रेड़ी वाले थे,
छोटे छोटे जो उद्योग करने वाले, जो रेहड़ी वाले हैं, जिनको लोग बहुत बड़ा पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पान वाले हैं, सब्जी वाले हैं, धोबी है, मोची है, नाई है, कुम्हार है, ये छोटे छोटे काम करने वाले, इनके लिए एक बहुत बड़ा इसमें पैकेज है कि 10,000 रुपया आप लें और अपना काम करें, और फिर वो जिस तरीके से बहुत सारी सहूलियत के साथ उसको जो है अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जो जिनकी तरफ जो कोई देखता नहीं, जिनको कहीं से लोन नहीं मिल सकता, बैंकें क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन नहीं है तो बैंकें भी लोन देने के लिए तैयार नहीं, उनके लिए एक योजना बहुत बड़ा काम करेगी। दूसरा काम ये करेगी जो किसान भाई हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको जो सही पैसा मिलने के लिए वो सीधे सीधे अभी क्या है कि करीब 99% उसका उनका जो उत्पादन है वो सीधा सीधा बिक जाता है, और जो 1% बचता भी है तो वो प्रोसेसिंग करते हैं, जिनका मूल संवर्धन करते हैं, मूल संवर्धन का पैसा वो किसानों को नहीं मिलता, वो पैसा जो एक उद्योग व्यापारी होता है वो उसका प्रोसेसिंग करता है, चाहे वो गेहूं का आटा बनाना हो, चाहे चने की दाल से बेसन बनाना हो, या ऑयल पैक करना हो, सरसों से निकालना हो, तो जो खेती पर आधारित उद्योग धंधे हैं वो धंधे जो है वो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इस जो हमारी स्वरोजगार योजना जो पहले थी वो भी इसी का एक स्वरूप थी, तो इसमें इन किसानों को जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत बड़ा 15,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है, उसमें ये किसान ग्रुप बना के या स्वतः रोजगार से ये प्रोसेसिंग में आ सकते हैं, जो हम मूल्य संवर्धन कहते हैं। तो हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आत्मनिर्भर योजना में प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हुआ कि ये बहुत बड़ी योजना है और देश के विकास के लिए एक धुरी का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी अनार की उन्नत खेती की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। बागवानी का क्षेत्र बहुत ही संभावनाओं का क्षेत्र है और बहुत से किसान बागवानी के मामले में रुझान दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान से आइए मिलते हैं और देखते हैं कि अनार की उन्नत खेती वो किस प्रकार कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अतुल प्रभाकर बागल मालेगांव पंढरपुर जिला सोलापुर महाराष्ट्र के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने लीक से हटकर गन्ना उत्पादक क्षेत्र में अनार की आधुनिक तरीके से खेती प्रारंभ की। अनार की आधुनिक तरीके से खेती करके न सिर्फ संपन्नता प्राप्त की बल्कि एक उदाहरण भी बन गए। अतुल प्रभाकर ने अनार की आधुनिक खेती के साथ ही पारंपरिक गन्ना उत्पादन में नवोन्मेष को शामिल किया है। नई तकनीकों और उन्नत प्रभेद के प्रयोग से इन्होंने सफलता हासिल की है। अतुल प्रभाकर के पूर्वज भी खेती करते आ रहे थे। सोलापुर क्षेत्र में तब पानी की पर्याप्तता नहीं थी। इनके पिताजी मुख्यतः ज्वार की खेती करते थे। थोड़ी जमीन पर गन्ने के साथ कपास और मूंगफली का भी उत्पादन लेते थे, जिसे इनके पिताजी ने अपनी मेहनत से 30 से 35 एकड़ तक बढ़ा लिया। इन्होंने सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की, जिससे उत्पादन बढ़ा। सिंचाई के लिए अतुल प्रभाकर के पिताजी ने पंप सेट और पाइपलाइन लगाया, जिसे अतुल जी ने ड्रिप सिंचाई पद्धति तक विकसित कर लिया है। ड्रिप सिंचाई कम जल वाले क्षेत्र में वरदान है। इससे न केवल बूंद बूंद जल का समुचित इस्तेमाल होता है बल्कि अच्छी पैदावार भी मिलती है। हमारे पिताजी के वक्त बहुत
पानी की कोई प्रॉब्लम सोई नहीं थी। पानी की कोई साधन नहीं था। अब मैं खेती करने लगा तब हमारे यहाँ एक टैंक था। थोड़ी थोड़ी प्रगति करते करके हमारे पहले ज्वारी वगैरह यही पिक लेता था, थोड़ा बहुत गन्ना था। लेकिन मैं जब करने लगा तो पानी का साधन हो गया। मैंने गन्ना का खेती की, गन्ना, कपास, मूंगफली, ये खेती भी मैंने की। उसमें भी मैंने बहुत कमाया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी खेती बढ़ाई। इस मामले में मेरे पिताजी की खेती 10-15 एकड़ थी। मैंने उनमें 30-32 एकड़ खरीदी कर ली और वो डेवलप कर लिया है। व्हीर, पाइपलाइन, ड्रिप करके मैंने भी बहुत अच्छी खेती की। फिर आधुनिक टेक्निक जब आने लगे तब हमारा बेटा देखने लगा, तो मैं उनके पास सामने खेती का सब कारोबार उनके पास दिया। वो खेती अच्छी तरह से आधुनिक टेक्निकलॉजी से वो करने लगे। वो उन्होंने अनार का, सेवगे का खेती, किंवा अगर दूसरा गन्ने की खेती, बहुत मेरे जैसे भी आगे उनके उत्पादन बढ़ा दिया, पैसा कमा दिया। अतुल प्रभाकर ने अनार की उन्नत खेती से सोलापुर क्षेत्र के किसानों में अच्छा नाम हासिल किया है। इनकी तरक्की देखकर इनके पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं। इनका मानना है कि ईमानदारी से की गई खेती सफलता की राह बनाती है। अब जितना ही आधुनिक टेक्निक है, पहले हम हमारी खेती में इस्तेमाल करते हैं। हमारा बेटा हमारी खेती में बहुत अच्छी तरीके की है। ये देखकर मुझे बहुत बड़ा समाधान मिलता है। वो अपना बेटा अच्छा करेगा तो अपने पिताजी को उनके ज़्यादा क्या समाधान मिलता है। वो बहुत खुश है। मैं बेटे के खेती करने के बारे में मैं बहुत आनंदी और खुश हूँ। अतुल प्रभाकर लगभग 16 एकड़ में अनार की खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने बाग में लगभग 3500 अनार के पेड़ लगा रखे हैं। मुख्यतः अनार की फूले भगवा किस्म लगाई है। बाग में कतार से कतार की दूरी 14 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 मीटर रखी गई है। पौधरोपण के लिए गूटी कलम विधि का प्रयोग किया है। पौध लगाने से पूर्व गड्ढे बनाकर उसमें नीम की खली और नीम का तेल डालते हैं, जिससे पौधे में रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। और ये मतलब गादेगांव से 4 किलोमीटर लंबा है। तो इधर का खेती का नाम है ऊपरी खेत बोलते हैं हम उसको। ऊपरी गांव है। गांव से दूसरा एक ये खेत लिया हुआ है और हम अभी वो अनार के बगीचे में हम खड़े हैं। तो ये अनार मैंने 3-3.5 साल पहले लगाया। तो इसका अंतर है मेरा 14/7। तो ये मैं गोटी कलम है, ये भगवा वैरायटी का अनार है और ये गोटी कलम का पेड़ है। तो ये मैं शुरू से मैं थोड़ा खड्डा बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। उसमें थोड़ा नीम पेंट और थोड़ा वो दवा डाल के मैं पेड़ लगाया। और बाद में मैं उसको पानी के कम के वजह से मैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। अनार के पौधे में पौधा लगाने के 2 वर्ष बाद फूल या बहार आना प्रारंभ होता है। पहले साल की बहार से अतुल जी को 50 से 60 टन की पैदावार मिली। इनके बाग के अनार उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इन्होंने इसकी मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक या जैविक खेती को चुना है, जिससे रेसिड्यू फ्री अनार का उत्पादन हो रहा है। ऑर्गेनिक उत्पाद का बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इनकी मांग विदेशी बाजारों में अधिक है। इनके बाग के अनार यूरोप में निर्यात होते हैं। निर्यात को ध्यान में रखते हुए ये अगस्त की बहार से फल लेते हैं। अगस्त बहार के फल जनवरी में तैयार हो जाते हैं। इसमें पानी भी कम लगता है। 2 साल के बाद मैं पहला बहार पकड़ा। 2 साल तक मैं उसकी देखभाल करा। 2 साल के बाद वो पेड़ ज़्यादा तंदुरुस्त होने के बाद ही मैं पहला बहार लिया, क्योंकि जल्दी बहार लिया तो उसको ये होता है ज़्यादा रोग आ जाता है थोड़ा। और अभी मैं पहला बहार लिया तो पहले बहार में मेरे को इसमें
तकरीबन 10-15 केजी एवरेज आया है। ये तकरीबन ये 3,500 पेड़ है और 3,500 पेड़ में पहले साल मेरे को साधारण 50 टन के आसपास माल निकला था, 50-60 टन के। और मैं ये पूरा काम यूरोप के लिए करता हूँ। यूरोप के लिए मैं इधर से रेसिड्यू फ्री बनाता हूँ। जगह पे वो मार्केटिंग वो कंपनी वाले आ जाते हैं और इधर सैंपल चेक करके वो ले जाते हैं। और जो बाकी का काम है मैं वो पूरा भार पकड़ने से पहला मैं शुरू करता हूँ। पहला छाटनी करता हूँ, छाटनी के बाद मैं बेसल डोज डालता हूँ। बेसल डोज में पूरा सेंद्रीय शेनखत और ऑर्गेनिक बोले तो लिंबुड़ी पेंट और NPK ये मैं वो शुरू में डाल देता हूँ। और बाद में जो दवा है वो पानगल का दवा मैं छिड़का देता हूँ। और जो हमारा जो शेड्यूल है हमारे ग्रुप का, जो शेड्यूल में वो यूरोप के लिए वो पावर भाव का शेड्यूल है वो सब हम इस्तेमाल करते हैं। अतुल जी दवा के छिड़काव के लिए ट्रैक्टर में ब्लोअर लगाकर रखते हैं। अनार की खेती में यांत्रिकरण का भरपूर प्रयोग किया है अतुल प्रभाकर ने। मल्चर, साइड रोटर, साइड शिफ्टर, कटर, ट्रैक्टर स्प्रे जैसी मशीनों का प्रयोग इनकी खेती को आधुनिकता से जोड़ता है। यूरोप के लिए अगस्त बहार पकड़ते हैं और अगस्त बहार में हम पानी भी कम लगता है और जो बाहर के देशों में मार्केट रहता है वो भी अच्छा रहता है। और ड्रिप सिस्टम से वजह से पानी कम लगता है। पानी तो इतना कम लगता है अनार के लिए कि तकरीबन अभी मैं इसको 20 लीटर प्रतिदिन दे रहा हूँ, 20-25 लीटर अभी। और अभी जो माल तैयार हो रहा है वो अभी 15-20 दिन में मार्केट के लिए तैयार होगा माल। और दवा में जो मेरे पास वो इम्पोर्टेड ब्लोअर है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो उसके लिए ज़्यादा मेरे को कवरेज मिलता है और इससे मैं दवा सब छिड़काव लेता हूँ इस बगीचे में। और जो बाकी का मेरा वो जो इंस्ट्रूमेंट है सब वो मल्चर है, साइड रोटर है, साइड शिफ्टर है, अभी जो कटर लाया है वो, जो मैं बगीचे में जितना भी टेक्निक है वो पूरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। जो कम से कम लेबर लगे इसके में इसलिए मैं पूरा नया टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। प्रभाकर जी ने अनार के बाग में प्रोटेक्शन नेट लगाया है। इससे अनार के फल में धूप से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। धूप की वजह से अनार के फल खराब हो जाते हैं, दाने काले पड़ने लगते हैं। प्रोटेक्शन नेट से इनकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है। प्रभाकर जी अनार की खेती से जुड़ी समस्या को लेकर NRCP यानी राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक इनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाभ भी इन्हें मिलता रहता है। ये जो नेट है वो प्रोटेक्शन नेट है। जो धूप के वजह से वो जो अनार जो खराब हो जाता है इसलिए वो नेट डाला है, प्रोटेक्शन नेट बोलते हैं उसको हम उनको। तो प्रोटेक्शन के वजह से उसको सनस्ट्रोक कम आ जाता है। सन के वजह से जो खराब होता है धूप से जो अनार अंदर से काला पड़ जाता है वो इसी से कम जाता है। इसलिए इस साल में इसका इस्तेमाल किया है। जो हमारा पूरा ग्रुप है वो पूरे ग्रुप ने हम ये उसको स्टडी किया और ये नेट स्टडी करके लगाया। और जो भी हमारा ग्रुप है जो यूरोप के लिए हम मार्केट करते हैं पूरा ग्रुप, जो हमारा पावर भोका ग्रुप है सब पूरा, तो उस ग्रुप में जो दवा जो हम कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपस में बातचीत करते हैं। और जो बाद में एक आधा जो सोल्यूशन नहीं मिला तो हम NRC के पास जाते हैं, शर्मा गार्डनिंग पे जाते हैं, NRC के पास जाते हैं और उसको सोल्यूशन के लिए हम उधर से फल बेचते हैं। जो क्रैकिंग रहा, उमर रहा, कुछ रहा, जो भी NRC का है, जो NRC के जो मैं शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे ये बगीचे में तेले का बहुत पहले साल भी थोड़ा आया था और जो दूसरे में पहला 5 साल में वो बगीचा दूसरा था उसमें तेला बहुत आया था। लेकिन जब से मैं NRC के पास जा रहा हूँ उसका जो शेड्यूल है वो अच्छी तरह से मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए वो मेरे को अभी जो फल दिख रहा है वो पूरा जो उनका शेड्यूल है तेले का और इधर भी तेल है। और जो खुद का मेरा जो मेहनत है और जो नीचे ऑर्गेनिक है, NPK रासायनिक है, जो भी ड्रिप फर्टिलाइज़र है
मैं सब इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही इस्तेमाल करता हूँ। सब तरह से मैं उसको जो जैविक जो कीटनाशक हो, बुरशीनाशक हो, वो भी इस्तेमाल करता हूँ मैं। सब तरह से मैं उनको प्रोटेक्शन करता हूँ। अतुल जी के परिवार वाले उनका खेती में पूर्ण सहयोग करते हैं। इनके पिताजी भी किसान हैं और इनके अनुभवों से अतुल जी लाभान्वित होते हैं। अतुल प्रभाकर जी की पत्नी खेत में पति का समर्थन और सहयोग करती हैं। शादी हुई थी तब भी खेती करते थे, पर आज नई नई टेक्निक की वजह से ज़्यादा तरक्की हो रही है। बाहर की टेक्निक की वजह से नहीं। मैं खेत में नहीं जाती, पर घर पर रहकर उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ। सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता जैसे प्रशिक्षण, बीज, सब्सिडी से किसानों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। इसके उदाहरण अतुल प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने अपने बाग लगाने और ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के लिए सरकार के बागवानी विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त किया है। भविष्य की योजनाओं में अतुल जी की इच्छा भंडारण व्यवस्था को विकसित करने की है, जिससे मांग अनुसार बाजार में अधिक कीमत का लाभ किसान को प्राप्त हो सके। नया बदलाव मतलब अभी तो क्या हो रहा था, अभी तो मार्केट बहुत कम है। अभी थोड़ा बोला मार्केट कम होने से वजह से मेरे को लगता है जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहेगा, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ स्टोरेज बनाए या पैक हाउस बनाए, तो इसलिए वो हम माल स्टोरेज कर सके। किसान फार्मिंग जो है वो सब मिला के जो होता है वो कर सके। तो हम अभी व्यापारी क्या लगते हैं, हमारे से कम भाव से खरीद लेते हैं और आगे वो स्टोर करके वो ज़्यादा भाव से बेच देते हैं। लेकिन हमको ऐसा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो हम जगह पे ऐसा कर सके तो हमको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। अभी तो इतना रेट कम हुआ है, जो पिछले तो 2-3 महीने में 30-40 रुपये रेट आया था, अभी थोड़ा 25 रुपये तक गया है। यूरोप के मार्केट के लिए 70 रुपये तक रेट है अभी। लेकिन क्या होता है, वो सिलेक्टिव माल ले गए तो बाकी का माल लोकल में बेचना पड़ता है, तो इतना खर्चा है, उसका ज़्यादा खर्चा होता है यूरोप बनाने के लिए, और सब माल बनाने ज़्यादा खर्चा, तो 40-50 रुपये बढ़ेगा तो खर्चा भी नहीं निकलता। आता है, अनार आता है, लेकिन तो खर्चा बहुत हुआ तो परवड़ता नहीं। तो इसलिए हम तो स्टोरेज कर सके तो ज़्यादा मुनाफा होगा, नहीं तो खर्चे पे जाएगा। अतुल प्रभाकर ने अपनी मेहनत के बल पर यह साबित कर दिया है कि कृषि भी अगर सही दिशा में की जाए तो सबसे बेहतर स्वरोजगार हो सकती है, जो आय के साथ प्रतिष्ठा भी दिलाती है। इसी के साथ कार्यक्रम खेत खलिहान की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होंगे हाजिर कुछ और जानकारियों के साथ। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।